ठीक, आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है और साथ ही साथ होली की ढेरों शुभकामनाएँ। होली आप सभी लोग खेलिए कलर को आँख, नाक, कान बचा कर के। तो दोस्तों वीडियो ये आपका 7वां लेक्चर है, विश्व का भूगोल। इसमें हम सभी लोग देखेंगे देश एवं उनकी सीमाएँ और विश्व के प्रमुख नगर एवं उपनाम जैसे थंबनेल में दिया हुआ है। और जो लोग पहले के लेक्चर ना देखे हों, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के विश्व के भूगोल के बाकी लेक्चर देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी हमने कवर कर लिया है। इंडियन पॉलिटी के सारे लेक्चर देख सकते हैं। 10-10, 12, 12, 15-15 मिनट के हैं और इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है। आप उसे भी देख सकते हैं और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 7वां लेक्चर है। तो वीडियो पे अगर चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक ही नहीं, सारे टॉपिक जो भी दिए गए हैं वन लाइनर, एनसीईआरटी सार संग्रह है, इसके साथ ही साथ जो टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, उसके मैं ऑब्जेक्टिव भी लुसेंट का जो क्वेश्चन है, वो लुसेंट के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो उसको भी 15-15, 20-20 मिनट के हैं, जो टॉपिक कवर हो रहा है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें पॉइंट वाइज़ जो है फर्स्ट रिवीजन के साथ हम लोग चलते हैं, ताकि आपका समय कम से कम लगे। तो देखिए पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कैस्पियन सागर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस, ये जो 5 देश हैं, इनकी सीमा को कैस्पियन सागर छूता है। कौन-कौन? अज़रबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाने वाला देश कौन-सा है? तो वो है बांग्लादेश। अगला पॉइंट है कि 20 डिग्री उत्तरी समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ये है लीबिया और सूडान के बीच। ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और वन लाइनर जो आपके वनडे एग्ज़ाम है उसमें तो पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज़राइल, अब देखिए इज़राइल की सीमा किन-किन देशों को स्पर्श करती है? इज़राइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये 4 देश हैं। 4 देश की सीमा को इज़राइल की सीमाएँ जो है साझा करती हैं, स्पर्श करती हैं। अगला पॉइंट है कि दक्षिण पूर्व एशिया का कौन-सा देश स्थल रुद्ध है? तो ये है लाओस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बहुत बार ये आरओ में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन-कौन से देश शामिल हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये जो है 4 देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन-कौन से देश हैं, या ऐसे देश को दे दिया और पूछ लिया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कोड करने में पूछ लिया कि कौन-कौन से देश शामिल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ये 4 देश हैं जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है कि नॉर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों के लिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में शामिल हैं। पूछ सकता है कि स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन-कौन से देश शामिल हैं? 4 देश दे दिया और या 3 देश दे दिया और 1 अलग कर दिया, तो अब आपको ये चारों देश याद रखने हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका अगर देखा जाए में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो ये है ग्रीनलैंड। आप लोगों को मैप में दिखाए थे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि ग्रीनलैंड जो है ये यूरोप का भाग है, लेकिन भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप है उत्तरी अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये यूरोप का भाग है और वो भाग है आपका ग्रीनलैंड। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यानी जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी किन देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? यानी रियो ग्रांडे नदी जो है किन किन देशों के साथ
अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो वो है मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विक्टोरिया जो झील है, ये तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। ध्यान रखिएगा कि ऐसी कौन-सी झील है जो तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो वो है विक्टोरिया झील। या ऐसे पूछ सकता है कि विक्टोरिया झील किन देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो तंजानिया और युगांडा के बीच। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो भी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। ध्यान रखिएगा, 38वीं समानांतर सीमा रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यानी जो 38वीं समानांतर रेखा है, वो कौन से 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ सीमा बनाती है, तो वो है उत्तरी कोरिया और वो है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा साझा करती है कौन-सी? 38वीं समानांतर रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा जो है, वो कह रहा है किन देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिलेंगे, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ-एआरओ हो या चाहे यूपीपी हो, कोई भी अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो लिखा है मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य सीमा बनाती है, तो ये बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच। अगला ध्यान रखिएगा, 38वीं समानांतर उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य। अगला पॉइंट है कि म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो म्यांमार का पूर्व नाम था बर्मा, इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया, तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया और सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया, इसलिए इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है 15 अगस्त 1947 को, जब देश स्वतंत्र हुआ। अगला पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लेते हैं। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाता है। तो पहला है कि डोरंट रेखा क्या है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है और इसे जो है सर मोटेगर डोरंट, जो कि ब्रिटेन के थे, इनके द्वारा सीमा निर्धारित की गई थी, इसलिए इस रेखा का नाम डोरंट रेखा रखा गया। परंतु अफगानिस्तान इस सीमा का निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का जो है निर्धारण 1914 में किया गया, किसके द्वारा? सर मैकमोहन के द्वारा, इसलिए इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ा, जो कि ये ब्रिटेन के थे। ने एक समझौते के अंतर्गत भारत और चीन की सीमा को निर्धारित किया गया और यह 700 मील लंबी रेखा है, ध्यान रखिएगा। तो मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के मध्य जो है सीमा बनाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 700 मीटर। कब किया गया? 1914 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर मैकमोहन के द्वारा किया गया, जो कि ब्रिटेन के थे। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है और ये इसका जो निर्धारण किया गया 15 अगस्त 1947 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? सर शेरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया, इसका निर्धारण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट चौथा कह रहा है कि हिंडनबर्ग रेखा। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंडनबर्ग रेखा क्या है। तो हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारण किया गया था और ये रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा साझा करती है, इसलिए ये तो जर्मनी और ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करने वाली रेखा का नाम बताइए, तो वो रेखा आपकी हो जाएगी हिंडनबर्ग रेखा। अगला है मैन रहीम रेखा। मैन रहीम रेखा ये सोवियत रूस और फिनलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, इसलिए इस रेखा का नाम मैन रहीम रेखा है, जो कि रूस फिनलैंड को अलग करने वाली रेखा मैन रहीम रेखा और जर्मनी पोलैंड को अलग करने वाली हिंडनबर्ग रेखा। अगला पॉइंट है मैगिनाट रेखा। कई बार पूछा गया मैगिनाट, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा रेखा है। यानी जर्मनी और फ्रांस की मध्य जो सीमा रेखा बनाती है, उस रेखा का नाम है मैगिनाट रेखा और फ्रांस के द्वारा ये रेखा खींची गई थी। अगला पॉइंट है कि 17वीं समानांतर रेखा क्या है? तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा को साझा करती है। यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की सीमा को अलग करने वाली जो रेखा है, वह 17वीं समानांतर रेखा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, फास्ट डिवीजन। अगर मान लीजिए आपको ते आवाज़ तेज़ या स्पीड तेज़ लग रही है, तो आप लोग वीडियो को पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि 24वीं समानांतर रेखा क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत-पाक की सीमा रेखा मानता है। यानी पाकिस्तान जो है भारत-पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है।
ये रेखा कौन सी? 24वीं समानांतर रेखा। अगला है 38वीं समानांतर रेखा, भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की मध्य सीमा बनाने वाली रेखा जो है वो 38वीं समानांतर रेखा है। अगला है 10वां 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ये क्या है? ये अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, वह कनाडा की सीमा को अलग करती है। तो अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा को अलग करने वाली जो रेखा है वो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का है। अगला पॉइंट कह रहा है 11वां पॉइंट है कि 49वीं समानांतर रेखा क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करती है 49वीं। अगला है ओडर-नीसी रेखा। ओडर-नीसी रेखा क्या है? ये पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा रेखा, यानी पूर्व जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है, इसका नाम है ओडर-नीसी रेखा। अगला है 13वीं जो रेखा है, वो सिगफ्रायड रेखा है। सिगफ्रायड रेखा क्या है? ये द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकीदारों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा थी, जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। तो सिगफ्रायड रेखा ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वनडे एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है वो किस नगर में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका की संसद केप टाउन नगर में स्थित है। अगला है कंधार नगर कहाँ स्थित है? कंधार नगर जो है अफगानिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है आइसलैंड द्वीप। आइसलैंड द्वीप जो कि अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। आइसलैंड द्वीप कहाँ स्थित है? ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सन सिटी कहाँ स्थित है? तो सन सिटी स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है क्वांटो के मैदान। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? ये स्थित है जापान में। क्वांटो के मैदान किस देश में स्थित है? जापान में। अगला है भारत के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? भारत का स्थान है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वो है खज्जियार चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। खज्जियार चंबा, ध्यान रखिएगा खज्जियार, ये भारत का ही एक स्थल है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला है टर्की का कौन सा नगर है जिसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है? वो है इस्तांबुल। इस्तांबुल टर्की का नगर है जिसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूटान देश को। भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य जो है नॉर्वे में दिखाई देता है, जो कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है, जो कि ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। यानी केंटुकी राज्य को क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह कौन सा देश है जिसे झीलों की वाटिका की संज्ञा दी जाती है? तो झीलों की वाटिका की संज्ञा दी जाती है, फिनलैंड वो देश है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूरोप की जो तेल राजधानी है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एबरडीन को, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है और एबरडीन यूरोप की तेल राजधानी है। अगला पॉइंट है कि विश्व के किस शहर को धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है? तो धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है शिकागो को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है शहर है शिकागो, और इसे विश्व के धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा किस देश को दी जाती है? तो ये दी जाती है श्रीलंका को। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि का ब्यूनस ब्यूनस आयर्स दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स नगर अपनी चौड़ी सड़कों के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। इसको दक्षिण अमेरिका का जो ब्यूनस आयर्स नगर है, इसको दक्षिण अमेरिका का पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है माल्टा किस सागर में अवस्थित है? माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलास्का किस देश का भाग है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है और अलास्का कई बार पूछा गया, माल्टा भी पूछा गया, ध्यान रखिएगा। विश्व का कौन सा नगर
शहरों का शहर कहलाता है, तो वो है वेनिस शहर, जो कि इटली का शहर है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का कौन-सा नगर है जो शहरों का शहर कहा जाता है, तो वो है वेनिस शहर, जो कि इटली में पड़ता है। अगला कुछ देख लेते हैं हम लोग, महत्वपूर्ण स्थलों के उपनाम देख लेते हैं। उपनाम और स्थल। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को कहा जाता है, जो कि इटली में है। लौंग का द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है जंजीबार। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। शाश्वत शहर इंटरनल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है रोम। नील का वरदान या नील का उपहार किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है? लहासा को, जो कि तिब्बत में है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से प्रसिद्ध है भूटान। नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध है बांग्लादेश। यहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। और अगला है नहरों का देश के नाम से प्रसिद्ध है पाकिस्तान। और स्काइपर्स का नगर कौन-सा है? न्यूयॉर्क है। एम्पायर सिटी के नाम से मशहूर है न्यूयॉर्क। अंध महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है अफ्रीका महाद्वीप। और स्वर्णिम द्वार का नगर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। क्वैकर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है फिलाडेल्फिया। और एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? क्यूबा को। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? ये फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उगते हुए उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से प्रसिद्ध है न्यूजीलैंड। या भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से प्रसिद्ध है जिब्राल्टर जल संधि। मोतियों का द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है बहरीन। और हीरिंग पौंड के नाम से प्रसिद्ध है अटलांटिक महासागर। संसार की छत के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा गया संसार की छत, ये जो कि तिब्बत का पठार है, इसे संसार की छत कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। स्वर्णिम मीनारों वाला शहर किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंगहो नदी को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पीली नदी के नाम से प्रसिद्ध है हुआंगहो नदी। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेरीज को कहा जाता है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आज के जो वीडियो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए, जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं सबके लिए। और इसके साथ-साथ मॉर्निंग में एक लूसेंट की जो है ऑब्जेक्टिव आपकी वीडियो आती है, उसको देखना मत भूला करिए, क्योंकि वो हमने जो टॉपिक कवर कर ली है, जैसे इंडियन पॉलिटी कवर कर ली है, तो इंडियन पॉलिटी से आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। और जैसे इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू पूरे हो जाएँगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है, प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद उसके आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। तो आप अगर दोनों चीज़ें आप मिक्स करके पढ़ते हैं, इधर वन लाइनर आप एनसीईआरटी देखते हैं और उधर ऑब्जेक्टिव देखते हैं, तो निश्चित है कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये मेरा विश्वास है, और मेरा आशीर्वाद भी समझिए। मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप लोगों के सिलेक्शन में मेरा 20 से 30% भी योगदान रहा और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, शुभ रात्रि।